बहुत ही सोचने के बाद राजनंदिनी ने फैसला किया कि वो राजकुमार रुद्रान के लिए कविताएं लिखेगी, लेकिन इसमें भी राजनंदिनी को ज्ञान नहीं था। इसलिए उसने रत्नमाला से ढेर सारी किताबें मंगवाई और पढ़ाई करने में लग गई। जैसे उसके बोर्ड के एग्जाम सर पर हों, वो दिन रात किताबें पढ़ती। उसे अत्यंत प्रभावशाली कविता लिखनी थी, जिसे पढ़कर राजकुमार रुद्रान का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। किताबें पढ़ने के साथ ही वो अपनी हैंड राइटिंग पर भी मेहनत कर रही थी। अब यहाँ पर पेन तो थे नहीं, पंख की सहायता से स्याही से लिखना था, जो उसके लिए बिल्कुल नया था। खुद को टैलेंटेड साबित करने के लिए उसे इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट बनना होगा। राजनंदिनी इतनी मेहनत कर रही थी कि खाना पीना सोना, उसे किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं था। रतनमाला अपनी राजकुमारी को ऐसे देखकर परेशान हो रही थी। 2 महीने बाद फिर खबर फैल गई कि राजकुमारी राजनंदिनी सदमे के कारण पागल हो चुकी है। ये खबर राजमाता के भी कानों में पहुंच गई। राजमाता ने राजकुमार अद्विक को बुलाया। जी माता, हमने सुना है तुम्हारी राजकुमारी राजनंदिनी उस दिन दासी को मृत्युदंड मिलते देखकर सदमे में चलेगी। अगर उसकी हालत ज़्यादा खराब है तो हम उसे मंदिर में भेज देंगे, हो सकता है वहाँ पर शांति से वो ठीक हो जाए। राजकुमार ने सहमति में सिर हिलाया और बाहर निकल गए। वो गहरी सोच में डूब गए। एक चंचल रूपवान कन्या यूं ही अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। यकीन करना मुश्किल था। राजकुमार के कदम चंद्रप्रभा महल की ओर बढ़ गए। गर्मियों का मौसम था, परंतु राजकुमार को युद्ध भूमि में रहते हुए कठिन से कठिन परिस्थितियों में रहने की आदत थी। ये मौसम उनके लिए बिल्कुल सामान्य सा था। राजकुमारी राजनंदिनी का महल सबसे दूर और अलग था। वहाँ लोग कम ही आते थे, इसलिए वहाँ पेड़ों की ठंडी हवा चल रही थी, जो इस गर्मी में काफी आनंदमयी महसूस हो रही थी। राजकुमार का सेवक द्वार खटखटाता। इससे पहले हवा के एक झोंके से एक कागज उठता हुआ बाहर आ गया। राजकुमार ने उसे उठा लिया। राजकुमारी एक कागज हवा में उड़कर बाहर चला गया। रत्नमाला की आवाज आई, फिर एक मीठी आवाज आई, हवा मेरी कविताएं पढ़कर क्या करेंगे, हम अभी कागज लेकर आते हैं। रहने दो, कूड़ा ही है। राजकुमार ने अपने सेवक को रोका और वापस चलने का इशारा किया। उन्होंने देखा उनके हाथों में अभी भी वो कागज है। लाइए राजकुमार, हम इसे फेंक देते हैं, सेवक बोला। राजकुमार बिना किसी भाव के वो कागज सेवक को देने लगे कि उनकी नज़र कुछ अक्षरों पर पड़ी। उन्होंने कागज खोला और पढ़ने लगे। धधक उठी है जब रणभूमि में तलवारों की ज्वाला, वीर खड़े हैं छाती तान, जग में उनका ही बोलबाला। राजकुमार की भौहें उठ गई। इतनी सुंदर कविता क्या राजकुमारी राजनंदिनी ने लिखा है। राजकुमार ने बचपन से ही धनुर्विद्या, तलवारबाजी सब सीखा था और कम ही उम्र में युद्ध लड़ने चले गए थे, इसलिए उनके हृदय की गहराइयों में भी देशभक्ति का भाव था। पर उन्हें ऐसी कोई भी स्त्री नहीं मिली जो उनके विचारों से मिलती। और राजकुमार अंदर जाकर इस कविता के बारे में राजनंदिनी से पूछना चाहते थे, परंतु उन्हें ये उनके स्वभाव के विपरीत लग रहा था, इसलिए वो वहां से चले गए। राजनंदिनी ने कविताएं लिखना तो सीख लिया, लेकिन अब बहुत ही बड़ी समस्या थी, ये कविताएं राजकुमार रुद्रान तक पहुंचाए कैसे। जल्द ही मौका भी राजनंदिनी को मिल गया। आज राजकुमार रुद्रान अपने 7 साल के कजन के साथ राजकुमार अद्विक से मिलने आए थे। राजकुमार व्योम बहुत ही चंचल स्वभाव के थे। घूमते घूमते वो चंद्रप्रभा महल की ओर आ गए। राजनंदिनी को बेसन के लड्डू खाते हुए देखकर राजकुमार व्योम के मुंह में पानी आ गया। आपको भी चाहिए? राजनंदिनी ने प्यार से पूछा। राजकुमार ने जोर जोर से हाँ में सिर हिला दिया। राजनंदिनी ने अपनी कविता वाले कागज पर लड्डू रखकर राजकुमार व्योम को दे दिया। उन्हें वहां से जाता देखकर राजनंदिनी मुस्कुरा दी। स्टेप 1 कंप्लीट। अब राजकुमार रुद्रान मेरी कविता देख ले तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। राजकुमार अद्विक और राजकुमार रुद्रान आपस में राज्य से संबंधित बातें कर रही थी। तभी राजकुमार व्योम भागते हुए अंदर आई और राजकुमार रुद्रान की गोद में बैठ गए। बराता बराता, ये देखिए, हमें सुंदर राजकुमारियों ने हमें ये दिया है बेसन के लड्डू, आप भी खाओ ना। राजकुमार रुद्रान ने व्योम का मुंह अपने रुमाल से साफ किया और लड्डू मेज पर रखते हुए बोले, आप जानते हैं ना हमें मीठा पसंद नहीं है। पर तभी उनकी नज़र कागज पर पड़ी जिसमें लड्डू थे, और अब वो जगह जगह से फट चुका था, लेकिन कुछ शब्द अभी भी पढ़े जा सकते थे। बजर समान भुजबल में सिंह समान हृदय, रणभेरी की गूंज सुन बिन किसी भय के। राजकुमार अद्विक ने भी वे शब्द पढ़ लिए और हैंडराइटिंग से पहचान गए कि वो राजनंदिनी की है। पता नहीं क्यों कविता रुद्रान को पढ़ते देख उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। राजकुमार रुद्रान मुस्कुराए बोले, मित्र, तुम्हारी राजकुमारी इतनी गुणवान है और तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। राजकुमार अद्विक ने कुछ नहीं कहा। राजकुमार रुद्रान ने भी आगे इस बारे में बात नहीं की। भले ही वो कितने भी प्रभावित हुए हो, पर अपने मित्र की पत्नी के बारे में सोचना भी उनके उसूलों के खिलाफ था।
अपने मित्र के जाने के बाद राजकुमार अद्विक का ध्यान राजकुमारी राजनंदनी पर लग रहा था। राजनंदनी उन्हीं की राजकुमारी थी, फिर भी उन्हें खुद से उनसे मिलने जाने का सोचकर अजीब लग रहा था। आखिरकार वो खुद चंद्रप्रभा महल की ओर जाने लगे। राजकुमार इस बार अकेले ही गए थे, उनके सेवक भी उनके साथ नहीं थे। राजकुमार ने देखा इस महल में सेवक सेविकाएं नहीं है, जबकि हर राजकुमारी के पास बहुत सारे सेवक सेविकाएं होती हैं। राजकुमार नहीं जानते थे कि राजनंदनी ने जानबूझकर ज्यादा सेवक रखने से मना कर दिया। वो इस दुनिया की नहीं थी, तो ना ही उसे इस समय की दास दासियों की सेवा की जरूरत थी। राजकुमार बहुत देर तक घूमते रहे। क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्या वो हमें गलत समझेगी? परंतु वो हमारी राजकुमारी, इस पूरे महल में हम कहीं भी आ जा सकते हैं। ये सोचकर राजकुमार ने द्वार खोलकर अंदर कदम रखे तो अंदर का नजारा देखकर चौंक गए। राजकुमार राजनंदनी कुर्सी पर बैठी थी, मेज पर दोनों हाथ रखे हुए लेटी हुई थी। उनका चेहरा राजकुमार के विपरीत दिशा में था। पूरे फर्श पर जगह जगह कागज के टुकड़े पड़े हुए थे और कई तो स्याही भी गिरी हुई थी। रतनमाला फर्श पर बैठे गीले कपड़ों से स्याही साफ कर रही थी। राजकुमारी, हमने आपसे कहा था कि स्याही को किनारे पर मत रखिए। रतनमाला बुदबुदा रही थी। तभी उसे अपने सामने जूते दिखाई दिए। उसने सिर उठाया और उसके हाथ से कपड़ा छूट गया। वो घुटने के बल बैठ गई। राजकुमार की जय हो। क्या राजकुमार, अगर आप आज यहाँ साक्षात महाराज भी आ जाए तो हम सामने अद्विक का ठंडा चेहरा देखकर राजनंदनी की बोलती बंद हो गई। रतनमाला, तुरंत वैद्य जी को बुलाओ, हमें फिर से भ्रम होने लगा। हमें राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। राजनंदनी आंखें बड़ी करके बोली। राजकुमार अद्विक के ओर सिकुड़ गए। रतनमाला ने अपना माथा पीट लिया। राजकुमार सच में सामने है। ज्यादा पढ़ लिख कर उनकी राजकुमारी बुद्धू हो गई है। क्या राजकुमारी राजनंदनी प्रतिदिन हमारी प्रतीक्षा करती हैं? इतनी प्रतीक्षा कि उन्हें भ्रम होता है कि हम उनसे मिलने आए हैं। इसलिए आज जब हम सत्य में आए हैं तो उन्हें भी ये भी भ्रम ही लग रहा। राजकुमार को यही बात सच लगी कि और उनके भाव कोमल हो गए। तुम ऐसे अपनी राजकुमारी की सेवा करती हो, यहाँ कूड़ा क्यों है? राजकुमार, सच में राजकुमार आए हैं? राजनंदनी हैरानी से बोली। तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। जल्दबाजी में उनके घुटनों पर जोर से लगी। राजकुमार की जय हो। राजनंदनी ने सिर झुकाकर कहा। मन ही मन वो उन लोगों को सलाम कर रही थी जो नोवेल में आते ही तरह तरह के टैलेंट दिखाने लगते थे। सब उनके हिसाब से होने लगता था, लेकिन उसके साथ उसे कविता सीखने के लिए भी अपना सारा दिमाग खपाना पड़ा था। फिर भी राजकुमार रुद्रान पर शायद ही उनकी कविता का कोई असर हुआ था। वो तो आए नहीं, लेकिन ये बर्फ की मूरत जरूर आ गई। ये क्या यहाँ पर क्या करे? नोवेल में लिखा था इन्हें अपनी राजकुमारियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनके महल में कदम भी नहीं रखते थे। तो फिर ये यहाँ पर क्या करने आए हैं? क्या कोई मुझे बताएगा? राजनंदनी मन ही मन चिल्ला रही थी। राजकुमार अद्विक ने देखा राजकुमारी राजनंदनी कांप रही है। उन्होंने तुरंत उसे उठने को कहा, जिस पर राजनंदनी ने उन्हें ऐसे देखा जैसे उन्होंने बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया हो, और वापस से अपनी नजरें झुका ली। राजकुमार को कुछ समझ नहीं आया। राजकुमारी उन्हें ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रही? आप खड़ी क्यों नहीं हो रही? क्या आप इस प्रतीक्षा में है कि हम स्वयं आपको उठाएं? राजकुमार अद्विक अपनी सर्दा आवाज में बोले। हालांकि इस समय उनकी जगह कोई और होता तो राजनंदनी को देखकर उनका दिल मोम की तरह पिघल जाता। हमारे पैर सुन्न हो गए, राजनंदनी ने शिकायत भरे लहजे में मासूमियत से कहा। राजकुमार की बोलती बंद हो गई। आखिरकार कितनी नाजुक है ये राजकुमारी। दासी, देख क्या रही हो? अपनी राजकुमारी को उठने में सहायता करो। राजकुमार के आदेश पर रतनमाला ने राजनंदनी को उठने में सहायता की। उसकी चीख निकल गई। राजकुमारी राजनंदनी बेहोश हो चुकी थी। राजकुमार अद्विक भी चौंक गए। उन्होंने राजनंदनी को रतनमाला से लेकर अपने बाहों में संभाल लिया और शीघ्र ही वैद्य जी को बुला लाओ। जी जी राजकुमार। रतनमाला अपनी राजकुमारी को राजकुमार की बाहों में देखकर चौंक गई, क्योंकि ये पहली बार था कि जब राजकुमार ने अपनी किसी राजकुमारी को छुआ हो। पर तुरंत ही होश में आकर वैद्य जी को बुलाने के लिए बाहर निकल गई। राजकुमार अद्विक ने राजनंदनी को गोद में उठाया और वो हैरान रह गए कि ये कितनी हल्की और नाजुक है। ऐसा लग रहा था मानो हल्के से दबाव से ही कांच की गुड़िया की तरह टूटकर बिखर जाएगी। राजकुमार ने राजनंदनी को बिस्तर पर लेटा। इस पल दोनों का चेहरा एक दूसरे के बेहद ही करीब था। राजकुमार की सांसों में फूलों की मधुर सुगंध घुल रही थी जो राजकुमार की देह से आ रही थी। राजनंदनी का मुख ऐसा चमक रहा था जैसे चंद्रमा की चांदनी लंबी काली पलकें छाया डाल रही थी। उधर एक से कोमल और लाल थे जैसे कि गुलाब की पंखड़ियां। रेशमी काली घटा जैसे केस तकिए पर बिखरे हुए थे। राजकुमार के काले घुंघराले केस जो उसके कंधों तक आते थे, उसे झुके होने के कारण राजनंदनी के गालों को छू रहे थे। राजकुमार के लंबे चौड़े शरीर ने राजकुमारी की नाजुक छोटे से शरीर को पूरी तरह से ढक दिया था। ये महसूस कर राजकुमार की धड़कनें बढ़ गई और वो झटके से खड़े हो गए। उनका चेहरा लाल हो गया था और सांसें अभी भी तेज चल रही थी। ये क्या हो रहा? हमें सत्य ही है।
किसी ने सत्य ही कहा कि खूबसूरत स्थिति के आगे सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। राजकुमार तेज कदमों से महल से बाहर निकल गए। राजकुमार अद्विक के जाते ही राजनंदनी उठकर बैठ गई। उनकी धड़कनें तेज चल रही थी। ज्यादा मेहनत करने के चक्कर में उनका ब्लड शुगर लो हो गया था, जिस कारण वो बेहोश हो गई, लेकिन तुरंत ही होश में आ गई थी। पर होश में आते ही अपने ऊपर वजन महसूस हुआ और मेल हार्मोन्स की खुशबू उनकी सांसों में समा गई। राजनंदनी की बस बंद आंखें ही स्टैचू की तरह बिना हिले डुले पड़ी रही, लेकिन उसका मन चीख रहा था, ये क्या हो रहा है मिस्टर नोवेल राइटर? तुमने तो लिखा था कि मेल लीड का फीमेल लीड के अलावा किसी में इंटरेस्ट नहीं था, फिर ये क्या कर रहे हैं? राजनंदनी को राजकुमार के बाल अपने गालों पर महसूस हो रहे थे। उनकी गर्म निगाहें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। एक पल भारी लग रहा था। आखिर जब उनकी हिम्मत जवाब देने वाले थे तो उसे जाते हुए कदमों की आहट सुनाई दी। राजनंदनी ने अभी भी अपने दिल पर हाथ रखा था। सच में ये नोवेल में कितना खतरनाक मेल लीड है। मेल लीड कब क्या सोचता है कोई नहीं जान सकता। मुझे जल्दी से स्पोर्टिंग मेल लीड का दिल जीतना होगा, इससे पहले ये मेल लीड मेरी जान ले ले। लेकिन कैसे? कविता भेजने का तो कोई असर ही नहीं हुआ। पता नहीं कविता उन्होंने पढ़ी है या नहीं। रतनमाला वैद्य जी को लेकर आई। वैद्य ने राजनंदनी की नब्ज देखी और काढ़ा बनाया और राजकुमारी को पिलाना को कहकर चले गए। राजनंदनी काढ़ा पी रही थी। रतनमाला ने जब देखा राजकुमार चले गए तो उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन फिर खुद को ही डांटने लगी। राजकुमारी तो उदास होंगी कि राजकुमार इतने शीघ्र चले गए। अपनी राजकुमारी का कोमल नाजुक शरीर देखकर राजनंदना को राजकुमारी की चिंता होने लगी। मेरी राजकुमारी फूल की तरह नाजुक है और राजकुमार कितने लंबे और चौड़े। युद्ध में दुश्मन उन्हें काल कहते हैं। क्या राजकुमारी उन्हें झेल पाएगी? सोचकर रतनमाला के गाल लाल हो गए। अगले कुछ दिनों तक राजकुमार नहीं आई। राजनंदनी को तसल्ली हुई कि जरूर राजकुमार राजमाता के आदेश पर आए होंगे, वरना राजकुमार फीमेल लीड के अलावा किसी की तरफ नहीं देखते। राजमाता का जन्मदिन था। ये राजनंदनी को जल्दी से याद आया। राजनंदनी ने जन्मदिन के बोझ पर राजकुमार रुद्रान भी अवश्य आएंगी, ये सोचने लगी। यही मौका उनका दिल जीतने का, क्योंकि नोवेल के मुताबिक फीमेल लीड बीमार है और वो इस जन्मदिन भोज में नहीं आने वाली। एक बार फीमेल लीड आ गई तो राजकुमार रुद्रान को सेड्यूस करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन फीमेल लीड ने राजमाता के लिए अपने हाथों से बनाकर एक पेंटिंग भेजी थी, जिसे देखकर दोनों राजकुमारों के दिल में फीमेल लीड के लिए कुछ होना शुरू हो चुका था। उसे कुछ करना होगा। वो फीमेल लीड से पीछे तो नहीं रह सकती, ना उनकी मृत्यु। अगर वह पीछे रहेगी तो उसकी मृत्यु दूर नहीं। ऐसा क्या उपहार दिया जो सबसे अलग हो? पेंटिंग तो नहीं, उसमें मेरा कोई भी टैलेंट नहीं है। मुझे तो सिर्फ गार्डनिंग आती है। फिर क्या? राजनंदनी घूमते हुए सोचने लगी। उसकी आंखें चमक उठी। उसने रतनमाला को बुलाया। जी राजकुमारी, क्या हमें लकड़ी मिल सकती है? लकड़ी वो तो रसोई घर में ही होगी। उच्च शीघ्र मंगाओ। रतनमाला अपनी राजकुमारी की अजीब सी फरमाइश सुनकर बाहर निकल गई। जब सेवक लकड़ी लेकर चंद्रप्रभा महल की ओर ले आ रहे थे, राजकुमार अद्विक उनसे टकरा गए। इतनी सारी लकड़ियां ले जाते देख अचंभित रह गए। कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? राजकुमारी राजनंदनी ने मंगाई है। राजनंदनी ने राजकुमार सोच में पड़ गए कि नाजुक सी राजकुमारी इन भारी भरकम लकड़ियों को करने भी क्या वाले? उचित है, जाओ। लकड़ी आते राजनंदनी ने कुछ और औजार मंगाए और काम में लग गई। रतनमाला अपनी राजकुमारी को इतने नकुले औजारों का इस्तेमाल करते देख गई। रतनमाला राजमाता के जन्मदिन के लिए कितने दिन से 3 दिन। राजकुमारी राजनंदनी ने चैन की सांस ली। 3 दिन में उसका उपहार बनकर तैयार हो जाएगा। आज राजमाता का जन्मदिन था। राजनंदनी ने उपहार रतनमाला को दिखाया, जिसे देखकर उसकी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। कैसा अद्भुत राजकुमारी, अद्भुत! राजमाता आपका उपहार देकर अवश्य प्रसन्न हो जाएगी। रतनमाला उत्साहित होकर बोली। राजमाता को किसे प्रसन्न करना? मुझे तो राजकुमार रुद्रान को इम्प्रेस करना। राजकुमारी राजनंदनी सोच सोच कर मुस्कुरा दी। जश्न में जाने के लिए राजनंदनी ने ज्यादा भारी लहंगा नहीं चुना। एक तो उसका रूप पहले से ही ज्यादा खूबसूरत था। उस पर अगर वो ज्यादा सजी धजी तो सबकी नजरें उसी पर अटक जाएंगी। और नोवेल के मुताबिक राजमाता को ऐसी स्त्रियां बिल्कुल पसंद नहीं थी जो टिपटॉप होकर या जानबूझकर उनके बेटे पर डोरा डाले। बहुत सोच समझकर राजनंदनी ने एक लाइट पिंक कलर का लहंगा चुना और तैयार हो गई। तैयार होकर उसने खुद को शीशे में देखा और पाउट बनाते हुए बोली। राजनंदनी बहुत ही ज्यादा रूपवान है। इतना कम मेकअप करके और लाइट कलर के कपड़ों में भी इतनी आकर्षक लग रही है। फिर राजनंदनी मुस्कुराई। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ और इस शरीर में हूँ, ये रूप मेरा है। रतनमाला सेवकों से कह दो ये उपहार जब हम कहे तब अंदर लेकर आई और बेहद ध्यान से जरा सी भी खरोच ने आई। जी राजकुमारी। राजनंदनी ने सिर हिलाया और रतनमाला के साथ जश्न महल की ओर चल दी।
दरअसल इस दुनिया में उनके जैसी राजकुमारी की कोई अहमियत नहीं होती थी। उनकी अहमियत होती थी, असली अहमियत तो होती थी मुख्य रानी की, जो कि फीमेल लीड है। बाकी उसकी जैसी राजकुमारियों का जीवन तो बस गुमनाम होकर अपने ही महल की चार दीवारियों में ही कट जाता था। आज भी सभी राजकुमारियां बस उपहार देने के लिए और राजमाता को जन्मदिन की बधाइयां देने के लिए बुलाया गया था, फिर उन्हें तुरंत वहां से जाना था। कोई भी राजकुमारी बोझ में साथ तभी बैठ सकती थी जब राजमाता या राजकुमार का आदेश हो। राजनंदिनी को अपनी हालत पर दया आने लगी, लेकिन किसने कहा था कि उसे विलेनेस बनकर आने का? अगर फीमेल लीड बनी होती तो चाहे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होती या नहीं, लेकिन सभी मेल लीड उसके ही दीवाने होते और लक हमेशा उसकी साइड होता। इसी सब सोच के बीच राजनंदिनी जश्न महल की तरफ पहुंच गई। ज्यादातर सभी मेहमान आ चुके थे, बाकी की तीनों राजकुमारियां भी आ चुकी थी। सभी राजकुमारियों ने मिलकर राजमाता को प्रणाम किया। राजनंदिनी ने तो सिर झुका रखा था और वो बिल्कुल किसी अलग ही दुनिया में लग रही थी। वह किसी का भी अटेंशन नहीं पाना चाहती थी। आखिरकार उसने राजमाता को सबके सामने मृत्युदंड देते हुए देखा था। उसके लिए ये राजमाता किसी हिटलर से कम नहीं थी। राजकुमारियों के बैठते ही राजकुमार रुद्रान भी आ गए। राजमाता ने मुस्कुराकर राजकुमार रुद्रान का स्वागत किया। राजकुमार रुद्रान, आपकी माता हमारे जन्मदिन पर आएंगी या नहीं? राजमाता की जय हो। राजकुमार रुद्रान ने गुजरती हुई नजर राजकुमारियों पर डाली, फिर मुस्कुराकर राजमाता की तरफ देखने लगे। माता अवश्य आएंगी, परंतु उनका खराब सेहत के चलते उन्हें आने में थोड़ा विलम्ब हो जाएगा। थोड़ी और बातचीत के बाद राजमाता की दासी चित्रलेखा ने राजमाता को याद दिलाई। राजमाता, सभी राजकुमारियां आपको उपहार देने के लिए अत्यंत उत्साहित हैं। राजमाता मुस्कुराई। उचित है, राजकुमारियों को बुलाया जाए। राजनंदिनी का नंबर सबसे आखिरी में था। तभी राजनंदिनी की नजर एक लड़की पर गई और उसके हाव भाव और पहनावा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये तो मेरी ही तरह नोवेल की एक विलेनेस है, कुमुदी, जिसका अंत और मौत भी बहुत ही बुरी हुई थी।